हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ टॉप 10 दिमाग चकरा कर हिला कर रख देने वाले पैराडॉक्सेस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारा 10th पैराडॉक्स है, द कोड पैराडॉक्स, इसके अंदर एक बच्चा है जो कि लॉ पढ़ना चाहता है, लेकिन फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो वो एक टीचर के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है कि आप अभी मुझे लॉ पढ़ा दीजिए और जब मैं अपना पहला केस जीतूंगा तब मैं आपको पे कर दूंगा। टीचर उसकी बात पर एग्री कर देते हैं कि बेटा जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे, यानी कि तुम जब अपना पहला केस जीतोगे, तब तुम मुझे मेरी फीस दे देना। और टीचर उसे लॉ पढ़ा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो कोई केस लड़ता ही नहीं है, तो उसके जीतने के चांस तो ज़ीरो हो गए। सो इसके रिगार्डिंग वो जो टीचर है उसके स्टूडेंट के पास जाता है और बोलता है कि तुमने मेरी फ़ीस मुझे नहीं दी है, तुम मुझे मेरी फ़ीस दो वरना तुम्हारे खिलाफ मैं एक लॉ सूट फाइल कर दूंगा। और कहते हैं कि अगर मैं केस जीता तब तो तुम्हें मुझे पे करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं केस बाय द वे हार भी गया तब भी तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तुम जीत चुके होगे और ये हमारा एग्रीमेंट था। और इसके रिप्लाई में बच्चा कहता है, सर ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर केस में जीत गया तब तो मुझे आपको पे करना ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोर्ट का जजमेंट है कि मेरे को आपको पे नहीं करना है। और अगर मैं आपको केस हार भी गया तो हमारे बीच की डील थी कि अगर मैं केस नहीं जीता तो मैं आपको पे नहीं करूंगा। सो ये चीज़ इसे एक पैराडॉक्स बना देती है। नंबर 9, द अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग पैराडॉक्स। अब इस पैराडॉक्स के अंदर एक प्रिजनर है जिसने कुछ ऐसा गुनाह किया है जिसके लिए उसे गारंटीड मौत की सज़ा होनी ही है, लेकिन जो जज है वो आज अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहता है। वो आज उसका मूड है कि आज मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा। सो वो क्रिमिनल से कहता है कि इस हफ्ते के अंदर मतलब इस हफ्ते के वर्किंग डेज के अंदर, जो कि मंडे से फ्राइडे तक होगा, इस हफ्ते के वर्किंग डेज के अंदर किसी भी दिन सरप्राइजिंगली तुम्हें हैंग कर दिया जाएगा। और वो प्रिजनर वापस जब अपने प्रिजन में आ जाता है, कुछ देर तक कुछ सोचता है, उसके बाद से हंसने लगता है और डांस करने लगता है। तो इससे उसके जो जेलर्स रहते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें तो मौत की सज़ा हुई है। तब प्रिजनर समझाता है कि अगर मैं थर्सडे तक ज़िंदा हूँ तब तो गारंटीड मेरे को फ्राइडे को फांसी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो तो मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। और सिमिलरली अगर मैं वेडनेसडे तक ज़िंदा हूँ तब मुझे थर्सडे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। ऐसे करते करते वो सभी दिनों को काट देता है और फाइनली वो ये कंक्लूड करता है कि उसे किसी भी दिन फांसी नहीं दी जा सकती है। नंबर 8, द थीसिस ऑफ शिप पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अंदर आपके पास एक शिप है, उसे इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ समय तक आप उसे इस्तेमाल करते हो, 10 से 15 सालों तक, लेकिन उसके बाहर जो उसका एरिया रहता है, मतलब जो उसका बॉटम रहता है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है पानी से, वो धीरे धीरे करके सड़ने लगता है। और आप डिसाइड करते हो कि आप एक ब्रांड न्यू एकदम स्टेनलेस स्टील का बॉटम उसके अंदर लगवाओगे। आपने वो बॉटम उसको लगा लिया और कुछ साल चलता है और धीरे धीरे करके कुछ सालों के बाद उस शिप की मोटर भी ख़राब हो जाती है। अब जैसी शिप की मोटर ख़राब होती है तो आप फिर से डिसाइड करते हो कि आपको एक नई मोटर लगवानी है और इस बार और अच्छी मोटर आप लगवाओगे। तो आपने नई मोटर भी लगवा ली। आपका शिप और कुछ साल चला और कुछ साल चलने के बाद आपके शिप के जो विंड सपोर्टर्स रहते हैं वो फटने लगते हैं। सो आप उसकी जगह भी एक नया विंड सपोर्टर लगवा लेते हो। अब फाइनली आपका शिप पूरा नया हो चुका है। लेकिन वेट, आपने तो कोई नया शिप लिया ही नहीं। जब आपने कोई नया शिप नहीं लिया तो आपका शिप नया कैसे हो सकता है? अब मान लो आपने जो पुराने पार्ट्स जिसको आपने रिप्लेस किया था, आप उन्हें फिर से जोड़ के एक और शिप बना लेते हो, तो आपका असली शिप कौन सा है? अभी ये चीज़ भी इस स्टेटमेंट को बना देती है एक और पैराडॉक्स। नंबर 7, द लायर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अंदर एक लड़का है जो कि हमेशा झूठ बोलता है, वो कभी सच बोलता ही नहीं। और वो एक लाइन लिखता है, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। अब वो बच्चा तो हमेशा झूठ बोलता है, यानी जो उसने लाइन लिखी थी वो भी झूठ है। लेकिन लाइन के अंदर लिखा क्या था? लाइन के अंदर लिखा था कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। अगर ये लाइन झूठ है यानी कि वो हमेशा सच बोलता है, लेकिन वो तो सच बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता है। और ऐसे हम बढ़ते हैं अपने 6th पैराडॉक्स के ऊपर, द क्रोकोडाइल्स डिलेमा पैराडॉक्स। अब इस पैराडॉक्स के अंदर एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेके
कहीं घूम रही होती है। इतने में एक क्रोकोडाइल उसके बच्चे को पकड़ लेता है। कहता है कि मैं इस बच्चे को तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे सही सही बताओगे कि क्या मैं इसे खा जाने वाला हूँ या फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। अगर तुमने सही बताया तो मैं उसे छोड़ दूंगा और अगर तुमने गलत बताया तो मैं इसे खा जाऊंगा। अब माँ थोड़ी देर सोचती है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है कि तुम इसे खा जाओगे। और इतने में वो क्रोकोडाइल उस बच्चे को वापस कर देता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों? क्योंकि अगर क्रोकोडाइल का प्लान उसे छोड़ने का होता और माँ कहती कि तुम इसे खा जाओगे तो माँ का स्टेटमेंट गलत हो जाता और क्रोकोडाइल उसे खा लेता। अगर क्रोकोडाइल उसे खा लेता तब तो माँ का स्टेटमेंट सही हो जाता, तब तो क्रोकोडाइल को उसे छोड़ना पड़ता। तो इस तरह से माँ ने एक पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी बच्ची की जान बचा ली। बढ़ते हैं अपने 5th पैराडॉक्स के ऊपर, ज़ीनूस डाइकोटमी पैराडॉक्स। अब इस पैराडॉक्स के अंदर ज़ीनू अपनी बेंच पर बैठे हुए कुछ कर रहे होते हैं और कुछ करते करते अब उन्हें थकान हो जाती है तो सोचते हैं कि वो पार्क से टहल के आए। वो पार्क से जब टहल के आ रहे होते हैं तब वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ से अपनी बेंच तक जाने के लिए पहले इस दूरी का आधा ट्रैवल करना होगा, फिर उस बची हुई दूरी का भी कुछ आधा ट्रैवल करना होगा, फिर उस बची हुई दूरी का भी आधा ट्रैवल करना होगा और ऐसे करके यहाँ तो इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे। और अगर इनफाइनाइट स्टेप लग रहे हैं और हर स्टेप में कुछ टाइम लग रहा है तो मुझे इसको पार करने के लिए इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। यानी कि ज़ीनू अपने बेंच तक कभी वापस जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि मोशन हो सकता है। तो अब इसमें ज़ीनू गलत कहाँ है? एक्चुअल में मैथमेटिक्स हमें बताती है कि किसी भी इनफिनिट सीरीज़ का सम फाइनाइट हो सकता है। यानी कि ज़ीनू अपनी बेंच तक वापस जा सकते हैं, भले ही उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगे, लेकिन टाइम फाइनाइट ही लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर है। अब उस स्क्वायर के आप एरिया का आधा करते हैं, फिर उसके बचे हुए एरिया का भी आप आधा करते हैं, फिर उसके बचे हुए एरिया का भी आप आधा करते हैं और ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक आप करते जाते हैं। तो आपका ये एक इनफाइनाइट सम ऑफ एरिया बन जाएगा। लेकिन ये जो इनफाइनाइट सम होगा आपका, ये एक्चुअल में इन्फिनिटी नहीं होगा, ये इक्वल होगा आपका उस स्क्वायर के एरिया के बराबर। ये प्रूफ है इस बात का कि एक इन्फिनिट सीरीज भी एक फाइनाइट रिजल्ट। द बार्बर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अंदर एक छोटा सा विलेज है जिसके अंदर सिर्फ एक ही बार्बर है और यहाँ पे एक रूल है कि कोई भी बिना शेव किए नहीं रह सकता है। और बार्बर का भी एक रूल है कि वो किसी भी ऐसे इंसान का शेव नहीं करेगा जो कि खुद से अपना शेव करता है। क्वेश्चन ये है कि बार्बर का शेव कौन करेगा, क्योंकि कोई और बार्बर तो उस विलेज में है नहीं और बार्बर बिना शेव किए रह नहीं सकता है। और बार्बर अपनी शेव भी इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर वो अपनी शेव खुद करता है तो वो अपने ही रूल को ब्रेक कर देगा कि वो किसी भी ऐसे इंसान के शेव नहीं करता है जो कि खुद से अपना शेव करे, और बार्बर तो खुद ही अपना शेव कर रहा है। नंबर 3, द कार्ड पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अंदर एक कार्ड है जिसकी एक साइड लिखा है स्टेटमेंट रिटन ऑन अनदर साइड इज फॉल्स और दूसरी साइड लिखा है द स्टेटमेंट रिटन ऑन अनदर साइड इज ट्रू। तो अब अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को सही मानते हैं तो उसमें लिखा है कि द स्टेटमेंट रिटन ऑन अनदर साइड इज फॉल्स। लेकिन दूसरे साइड पे लिखा क्या था? दूसरे साइड पे तो यही लिखा था ना कि जो पहले वाली साइड पे जो लिखा है वो सही है। अब अगर पहले वाले साइड पे जो लिखा है सही है, यानी दूसरे वाले साइड पे जो लिखा है वो गलत है। अब सही क्या है और गलत क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। नंबर 2, द स्मोलियंस पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अंदर 3 दोस्त हैं जो कि रेगिस्तान में फंस गए हैं और उनके नाम है X, Y and Z। अब जो हमारा Z है वो X को मारने के लिए उसकी बोतल में जहर मिला देता है। जो हमारा Y है वो X को मारने के लिए उसकी बोतल में से पानी गिरा देता है ताकि वो डिहाइड्रेशन से मर जाए। अब फाइनली कुछ समय के बाद डिहाइड्रेशन से X मर जाता है। अब X का हथियारा कौन है? Z बोलता है कि मैंने जो जहर मिलाया हुआ था पानी में वो तो उसने पिया ही नहीं, तो यानी कि मैं उसका हथियारा नहीं हूँ। और Y बोलता है तुम्हारे उस जहर वाले पानी को पीने से बचाने के लिए ही मैंने उसकी पानी की बोतल गिरा दी थी। नंबर 1, द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली भगवान है, यानी भगवान दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी कि भगवान एक ऐसा पत्थर भी बना सकते हैं जिसे वो खुद ही ना उठा पाए। अगर भगवान एक ऐसा पत्थर बना देते हैं जिसे वो खुद ही नहीं उठा सकते हैं तो यानी कि भगवान के पास कुछ ऐसा है जो कि वो नहीं कर सकते हैं और वो उस पत्थर को ना उठा पाना। और अगर वो उस पत्थर को नहीं बना पाते हैं यानी कि तब भी कुछ ऐसा है जो भगवान नहीं कर सकते हैं।
तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।